प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी 400 पार लाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान बदलने की प्रोसेस में जा सकती है। लेकिन वहीं हम अमित शाह जी के बयान पर जाते हैं या मोदी के बयान पर जाते हैं तो वो लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। लगातार इनकार कर रहे हैं, और वो तो जी बार बार संविधान को बोलते हैं कि ये हमारा संविधान हमारे लिए पवित्र ग्रंथ बिल्कुल। है ना, तो यहाँ वो तक कि इसकी मोदी बात ने कर तो रहे ये हैं। कहा है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदला जा सकता। बताइए, फिर जब इन बातों को अगर आप सुनते हैं तो फिर ये लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और संविधान में बदलाव करना, अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे बदलाव तो कर नहीं सकते अरुण कोई गोविल जी ऐसा। को बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर। लेकिन आप गौर से उनके बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहीं भी इस तरह की कोई लाइन नहीं की है कि संविधान बदलने जा रहा है। जो बात आपने कही वही बात उन्होंने कहा है कि बदलाव जरूरी होता है। हाँ, वो तो अमेंडमेंट होता रहता है। और अमेंडमेंट, देखिए, अमेंडमेंट सदन में उसको रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई उठा अपना खुद से लिख दिया कुछ, ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो कर नहीं सकता कोई। तो संविधान तो समय के साथ बदलता है, पहले भी हुआ है बदलाव, पहले भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा है नहीं है ना। तो काफी सीट्स पर हमने यहाँ चर्चा की। ओपिनियन पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी 400 पार तो नहीं कहूंगी, हो सकता है कि 400 पार भी पहुंच जाए, लेकिन 400 पार के बिल्कुल नजदीक है। ये कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा और कि 400 पार टच हो 400 जाए। पार टच हो जाए जी। बस। तो हो सकता है कि बीजेपी 400 पार का नारा अपना जो है वो उसे बुलंद कर ही ले, उस पर जो है उसका नारा वो कारगर साबित हो ही जाए। साफ बीजेपी जब दोबारा से अपना जीत के आने के बाद जब मोदी अपने मुख्यालय से स्पीच देंगे तो उसमें शायद ये कहें तो प्रकाश जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त यूपी में हैं, यूपी की जनता के बीच हैं। यहाँ ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में जो है 72 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? जो ओपिनियन पोल है वो, मतलब आप कह सकते हो कि जो नतीजे होंगे वो उसके आसपास आ सकता है, क्योंकि ये नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए प्रकाश जी। तो बात यह है ना कि जो भी ओपिनियन पोल्स जो नंबर दे रहे हैं यूपी को लेकर, वो 2014 2019 से इतर कुछ बहुत बड़ा नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई मैजिक हो जाएगा, अपोजिशन पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोई आंधी चल रही हो, कोई सुनामी चल रही हो, तूफान चल रहा हो, या अखिलेश यादव जी का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पटल पर, राजनीतिक धरातल पर बड़ा कोई प्रभाव हो। वो इलाका कन्नौज, मैनपुरी, इटावा का अगर छोड़ दे तो बात यही है कि जो हालत अपोजिशन पार्टियों की उत्तर प्रदेश में 2014 या 2019 में थी, वही हालत आज 2024 में भी है। कांग्रेस का के कार्यकर्ता जमीन पर लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो 2 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती है, जिन 2 सीटों पर, उन सीटों पर अभी तक उम्मीदवार देने को तैयार नहीं है कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो लीडरशिप है, जो नेता अपना नाम नहीं दे पा रहे हैं, उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जो पुश्तैनी सीट है, खानदानी सीट है, जिसको माना गया कि ये कांग्रेस के ही हिस्से में जाती है, उन सीटों पर जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता की क्या हालत होगी? यूपी में जो सपा 4 सीटें जीतने जा रही है, वो कौन सी सीटें हो सकती है, आप नहीं समझ सकते? प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि यूपी में जो ओपिनियन पोल के मुताबिक कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, तो वो 4 सीटें कौन सी हो सकती हैं आपके मुताबिक? हो सकता है डिंपल यादव चुनाव जीत जाएं, मैनपुरी की सीट एक हो सकती है, कन्नौज हो सकती है, आजमगढ़ की सीट पर बढ़िया फाइट है धर्मेंद्र यादव और निरहुआ में। लेकिन धर्मेंद्र को एज इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। ये 2-3-4 सीटें हो सकती है जहां से समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर एज है, और ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी, यादव परिवार, मुलायम सिंह खानदान, मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, पूरा कुनबा है यादव परिवार का, उस कुनबे को जो सीटें बिलोंग होती रही है, वही 2-4-5 सीटें हो सकता है समाजवादी पार्टी जहां गेन कर रही हो। बाकी उत्तर प्रदेश की जितनी
जो बची हुई सीटें हैं उन पर बहुत कोई प्रभाव नहीं है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का, ऐसा धरातल पर तो नहीं लगता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का डेडली कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि उसने हर वोट बैंक में सेंध लगा दी है। वो चाहे SC ST हो, वो चाहे OBC हो, वो हर वोट बैंक का जो वर्ग है ना, हर वर्ग को बीजेपी की लीडरशिप ने टच कर लिया। पूछिए आप इस वक्त तो बाकी पार्टियों के साथ ये बात नहीं है। लीडरशिप के स्तर पर इतने बड़े लीडर हैं बीजेपी के पास जो प्रभाव रखते हैं वोटर के मन में। मैनपुरी में है, वहाँ क्या माहौल है? मैनपुरी की सीट है और यहाँ निश्चित तौर पर यादव बहुल सीट है, 5 लाख से ज्यादा यादवों का वोट है मैनपुरी में। डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही है, एक हवा तो है डिंपल को लेकर मैनपुरी में, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं जितना समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मैनपुरी में बिल्कुल एक तरफा बात हो गई है। मैं घूम रहा हूँ, पूरे दिन घूमा हूँ और आज दूसरा दिन है, तो जिस तरह की फीडबैक अगर यादवों से इतर भी वोट बैंक है, लोधी समाज का वोट बैंक है, यादवों के बाद लोधी राजपूत जो होते हैं वो दूसरे सबसे बड़े तबके के रूप में एज अ वोटर है यहाँ पर, तो उनका एक बड़ा फ्रैक्शन जो है वो काफी समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, इसके अलावा ब्राह्मण है, ठाकुर है और भी जातियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यादवों के वोट करने से जीत जाएंगी डिंपल यादव, अगर जीतना है तो सबका वोट चाहिए। तो और ऐसा भी नहीं है कि यादवों का 100% वोट मिलने जा रहा है समाजवादी पार्टी को। यादवों में भी एक वर्ग है जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो ये सब चीजें मैनपुरी में भी हैं, ये सब कुछ। प्रकाश जी, आपसे जुड़ने के, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने काफी अच्छी जानकारी दी। वापस आते हैं सर, आपसे चर्चा करते हैं। तमिलनाडु सीट की हम बात कर रहे थे, जहां पर भाजपा के खाते में 4 सीटें आ रही हैं। तो बड़ी बात है जी, मतलब साउथ में देखिए धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है जी, बीजेपी का। मुझे केरल में खाता खुलता हुआ दिख रहा है, तमिलनाडु में सीटें बढ़ रही हैं, है ना, कर्नाटका में सीटें काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो साउथ में भी, तेलंगाना में स्थिति अच्छी है। तेलंगाना में देखिए एक सीट जा रही है सिर्फ ओवैसी के खाते में, AMIM, जो मुझे लगता है कि ओवैसी की सीट ही होगी। हाँ, बनता है क्योंकि हॉट सीट बनी हुई है। माधवी लता ने हालत खराब कर रखी है ओवैसी की। हालांकि वो सीट बहुत पेचीदा है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार ओवैसी के लगातार 40 सालों से वहाँ पे गढ़ रहा है, और उसका कारण है ना, वहाँ की जो आबादी है, मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और करीब 60% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम से। लेकिन पेट जो फंस रहा है वो इसीलिए कि ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो माधवी लता के समर्थन में हैं, क्योंकि माधवी लता उन मुद्दों को उठाती हैं जिससे मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं परेशान है, लाइक 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो है ही। और वो बार बार नारी शक्ति की बात करती हैं, और नारी शक्ति में वो ये नहीं कहती हैं कि हिंदू नारी या मुस्लिम नारी या सिख नारी, है ना, नारी शक्ति एज अ होल। और वो बहुत काम कर रही हैं, बहुत सालों से मुस्लिम इलाके में बहुत काम किया है, और उन्होंने ये देख के काम नहीं किया कि ये मुस्लिम है, ये हैं, वो हैं, और खास करके मुस्लिम बेटी और बहनों के लिए बहुत काम किया है। जो बार बार जो मुद्दा वो उठा रही हैं कि वो गरीब बेटियां कई बार बेची जाती हैं, वहाँ पे से खाते हैं दुबई से और लेके जाते हैं, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है उसको रोकने के लिए। और पसमंदा मुसलमान जो हैं उनके लिए, अहमदिया जिनको ये लोग मानते नहीं हैं, है ना, जो हमारे यहाँ सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो कहा जाता है, वो लोग अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानते। तो इन सब मुद्दों को उन्होंने पकड़ा है, और वहाँ से जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है, ये बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा टफ है मेरे हिसाब से। कि कुछ कम आ जाए, हाँ, क्योंकि हम जब अगर आंकड़ों की बात करेंगी आप, तो लगातार परसेंटेज बढ़े हैं, है ना। ओवैसी के अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का देखेंगे कि पिछले 3 इलेक्शन से जब से वो आए हैं, तब से उनका जो वोट परसेंटेज है ना वो लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वोट परसेंटेज कम हो, लेकिन बड़ी बात है, हाँ, 6 बार उनके पिताजी रहे सांसद, इसके बाद 4 बार से ओवैसी जी सांसद हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ, लेकिन जो अब इस बात पे एक बात बता देना चाहिए कि जो सर्वे आया है अभी, उसमें जो पहले फेज में 104 सीटें हैं जिस पे इलेक्शन हो रहा है, उसमें से 24 सीटें जो है वो मुस्लिम बहुल हैं। बिल्कुल,
और उन 24 में 21 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। ये बड़ी बात ये बड़ी बात है। जी। तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैदराबाद की सीट जो है एकदम कंफर्म है कि वैसे जीत रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जहां मुस्लिम मेजोरिटी तो में कहीं ना है कहीं जो- वहां पे मोदी 90% सीटें जीत रहे हैं, मतलब इसे है ना? देखकर तो ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष बीजेपी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का का आरोप आरोप लगाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो आरोप बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल गलत साबित हो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। और मुझे लगता है कि फिर देखिए, मुझे लगता है जैसे ममता जो कर रही थी अभी, या अखिलेश भी करते हैं भाई, जाते हैं इफ्तार में, जी। तो वो ज्यादा तुष्टिकरण की बात है, जी, क्योंकि बीजेपी ये सब नहीं कर रही है, उसके बीजेपी बाद नहीं भी कर जो रही है, है। और कौन बीजेपी बना ये रही कह है? के नहीं कर रही है कि हाँ वो किसी धर्म का विरोध कर रही है, बिल्कुल क्योंकि जिसका जो धर्म है, अब बीजेपी में जो मुस्लिम हैं वो तो नमाज पढ़ ही रहे हैं ना, जी, बिल्कुल वो तो रोजा रख ही रहे हैं, जी। वो लोग तो कर रहे हैं ना, और उसका कोई विरोध तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल 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 तो इसको राजनीति इस पर की जा रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति जो बीजेपी आरोप लगाता है कि विपक्ष भी कर रहा है, हालांकि